इस डिक्टेशन को 130 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड किया गया है। डिक्टेशन के बाद में इस डिक्टेशन में आए हुए वाक्यांश और आउटलाइनों को भी बताया गया है। डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकेंड बाद। शुरू। सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक का मैं यहाँ पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। वास्तव में माननीय वित्त मंत्री जी ने आज इस वर्ष के लिए जो बजट पेश किया है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। विपक्षी सदस्यों की एक परंपरा सी बन गई है कि सरकार की ओर से जनता की भलाई के लिए चाहे कितने ही अच्छे कार्य किए गए हों, वे हर कार्य की निंदा ही करते हैं। हमारे देश के साथ संसार के जितने अन्य देश आज़ाद हुए थे उनके साथ यदि तुलना की जाए तो राष्ट्र ने ही सबसे अधिक प्रगति की है। हमारा राष्ट्र उन सभी राष्ट्रों से आगे है। हमारे देश पर अनेक संकट आए, लेकिन उसके बावजूद भी हम लगातार आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। हमारे देश से पहले स्वतंत्र हुए राष्ट्र भी हमारी प्रगति की प्रशंसा करते हैं तथा हमारा अनुकरण कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी गांवों के विकास के लिए अनेक घोषणाएं की हैं। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी ने हमारे इस महान भारत देश के जिस विकास का सपना देखा था उसे पूरा करने के लिए इस बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं। इसकी चारों ओर प्रशंसा की जा रही है। हमारे देहात अभी भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं और उनके विकास की ओर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। हमारे गांव 2 हिस्सों में विभाजित हो गए हैं। गांवों में कुछ लोग तो वे रहते हैं जो ब्रिटिश काल में अंग्रेजों की भी समर्थक थी। उनकी स्थिति आज भी अच्छी है। उनके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उनके पास धन भी बहुत है और वे उसके बल पर हर तरह की सुविधा प्राप्त कर लेते हैं। परंतु दूसरी ओर कमज़ोर वर्ग के लोग भी गांवों में रहते हैं जिनके पास शिक्षा का अभाव रहता है और वे हमेशा बेरोजगारी की स्थिति में रहते हैं। स्वाभाविक ही वे आज भी गरीब हैं। उनकी गरीबी का एक अन्य कारण उनके द्वारा खेतीहर मजदूरी के रूप में कार्य करना भी है। आज हम देखते हैं कि कृषि के लिए आधुनिक मशीनें प्रयोग में आने लगी है, जिसके कारण अनेक खेतीहर मजदूर बेकार हो गए हैं। हमारी सरकार ने गरीब लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए हैं, जिससे उनकी अगली पीढ़ी के बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस देश की 75% जनता खेती पर निर्भर करती है। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी खेती में उन्नति न होने का क्या कारण है? उसका एक कारण यह है कि खेती से संबंधित जितने विभाग हैं उनमें आपस में मेल जोल नहीं है। खेती के लिए अच्छी खाद की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, औजारों की ज़रूरत है और धन की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों के लिए अलग अलग विभाग हैं। ऐसा मालूम होता है कि उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। वे सब लोग आपसी सहयोग से तथा आपस में मिलकर इस प्रकार की कोई योजना नहीं बनाते जिससे खेती की ज़रूरतें पूरी होती है। जो खेती की बातों को जानते हैं, जिन्हें जानकारी है, उनमें से एक भी व्यक्ति खेती करने के लिए तैयार नहीं है। खेती में काम करने के लिए और हल जोतने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक बात मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि अधिक उपज न होने का एक कारण यह है कि जो खेत में काम करते हैं वे उसके मालिक नहीं हैं। खेत किसी और का है और काम कोई और कर रहा है। इसलिए मेरा कहना यह है कि किसान में जब तक यह भावना पैदा नहीं होगी कि यह भूमि मेरी है, खेती में उपज बढ़ नहीं सकती। खेती की उन्नति के मूल आधार हैं
पानी, खाद, बीज, धन, उपज का उचित दाम और भूमि सुधार, इन सब की ओर अगर कृषि मंत्रालय ध्यान नहीं देता है तो फिर कोई भी बात बनने वाली नहीं है। जहाँ तक पानी का संबंध है, हमारी सरकार को ऐसा निर्णय करना चाहिए कि हम प्रत्येक खेत को पानी देंगे और हर व्यक्ति को काम देंगे। ऐसी बात नहीं है कि सरकार ने धन नहीं लगाया, लेकिन उसने यह धन बड़े बांधों और नहरों पर ही लगाया है। अगर वह धन सिंचाई के ऊपर लगाया गया होता तो हमारे क्षेत्र में पानी मिल रहा होता। आपने अरबों रुपए बांधों पर लगा दिए, लेकिन आज भी किसानों को पानी नहीं मिल पाया है। वही रुपया यदि सिंचाई योजनाओं पर लगाया होता तो हर खेत को पानी मिल सकता था। गांवों में भी सिंचाई के लिए सरकार ने जो आर्थिक सहायता शुरू की है, वह हमारे किसानों को समय पर नहीं मिल पाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे आज इस सदन के समक्ष भारतीय राजनीति और लोकतंत्र पर बोलने का अवसर दिया है। आमतौर पर किसी राज्य सत्ता के चयन व संचालन के लिए जिस रीति नीति को अपनाया जाता है वह राजनीति कहलाती है। इसी प्रकार लोकतंत्र का अर्थ लोगों की इच्छा के अनुरूप शासन व्यवस्था होता है। अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था व राजनीति में लोगों के बहुमत की इच्छा का आदर करते हुए उनकी सेवा तथा कल्याण की व्यवस्था होती है। यदि इस कसौटी पर हम अपने देश में चल रहे लोकतंत्र और राजनीति को कसते हैं तो शायद ही इस पर खरा उतरे। महोदय, कहने को तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन भारतीय राजनीति में कदम कदम पर परिवारवाद मानसिकता दिखाई पड़ती है। बड़े बड़े राजनेता, चाहे वे राष्ट्रीय दलों के हों या क्षेत्रीय दलों के, अपने कार्यकर्ताओं और जनता के बीच बड़े सम्राटों की तरह व्यवहार करते हैं। आम जनता भी उन्हें अपना नेता मानने के लिए मजबूर होती है। इसी सामंती मानसिकता के कारण सभी दलों में परिवारवाद बढ़ रहा है, जिससे भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को पलने का अवसर मिलता है। ऐसे राजनीतिक दलों द्वारा लोकहित के नाम पर व्यक्तिगत तथा पारिवारिक स्वार्थों की पूर्ति को ही सर्वोपरि रखा जाता है तथा परोक्ष रूप से आम जनता का शोषण होता है। अतः इस बुराई से बचने के लिए हमें उन कारणों को पहचानना होगा जिनके चलते देश में राजनीतिक और लोकतंत्र अस्तित्वहीन होता जा रहा है। एक वह समय था जब राजनीति का उद्देश्य समाज की सेवा करना होता था। चूँकि अब ज़्यादातर दलों में आंतरिक लोकतंत्र के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है तथा राजनेताओं के लिए राजनीति एक व्यवसाय का रूप ले चुकी है, इसलिए लगभग हर दल के नेता सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। समाज सेवा और देशभक्ति की भावना कहीं पीछे छूट रही है। इस प्रवृत्ति के कारण ही दलों में गुटबाजी बढ़ती जा रही है। किसी भी कीमत पर सत्ता प्राप्ति ही राजनीति का उद्देश्य हो जाने से दलों में आंतरिक अनुशासन समाप्त हो गया है। दल आंतरिक लोकतंत्र के अभाव में कारण ही परिवर्तनवाद का शिकार होती है। महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैं कुछ बातें भी निवेदन करना उचित समझता हूँ। इस बिल में चावल की मिलों में काम करने वाले श्रमिक के बारे में काफ़ी चर्चा की गई है। उनको सुविधाएं दिए जाने की बात का कोई विरोध नहीं कर सकता। सब लोग इसका समर्थन ही करेंगे, लेकिन अच्छा होता कि जितनी मिलें हैं या और कोई उद्योग हैं उनको सरकार अपने अधिकार में ले लेती। इससे श्रमिकों का अधिक कल्याण हो सकता था, परंतु अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इस संबंध में मैं भी कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैंने स्वयं अनुभव किया है। अभी कुछ ही महीने पहले अखिल भारतीय श्रमिक संघ की रैली हुई थी। उनकी रैली में बहुत बड़ी संख्या में
अनेक मिलों के श्रमिक आए थे। उन्होंने शिकायत की कि उनमें बहुत से लोग अन्य प्रांतों से आए हैं, लेकिन स्कूलों में उनके बच्चों के लिए अपनी मातृभाषा में पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है।